कई दिनों से जनाब वली के फिर से कई अलग-अलग जगहों पे मैं गया और मैंने देखा कि एक आम आदमी सफ़र कर रहा है। एक आम आदमी अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। कई जगहों में डोडा के कुछ-कुछ गाँव में मैं अभी कुछ दिनों से जा रहा था और बहुत सारे लोग जो अलग-अलग एरियाज़ के गुंदना हो, लुड़ना हो, डोडा के अलग-अलग एरियाज़ हैं। कुछ लोग मुलाकातें हुई तो हर एक बंदा जो है सफर कर रहा है डोडा बावन से जो भी शख्स है यहाँ डोडा के अलग अलग एरिया से डिस्ट्रिक्ट डोडा के अलग अलग एरिया से सभी लोग मैंने देखा कि काफी लोग सफर करते हैं छोटी छोटी बेसिक नेसेसिटीज बेसिक जो इश्यूज हैं उनको लेके लोग सफर कर रहे हैं। वही प्रॉब्लम जो मेरे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में है वही प्रॉब्लम चनाब वैली के डिस्ट्रिक्ट डोडा में भी है। और इसी चीज के लिए जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं जो चनाब वैली फेस कर रही है आज के टाइम पे वो उस चीज को चेंज करने के लिए महराज मलिक एक वॉइस लेके एक आवाज लेके एक इंसाफ की आवाज लेके खड़ा हुआ था। और वालेकुम सलाम जितने भी सलाम भेज रहे हैं सबको वालेकुम सलाम। मैं आज कुछ लोग पूछने कहाँ पे हैं तो मैं किश्तवाड़ आ चुका हूँ। किश्तवाड़ में कुछ थोड़ा कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से वापस किश्तवाड़ आना पड़ा। तो आप देखिए कि मैं जनाब वैली में जब डिस्ट्रिक्ट डोडा जाता हूँ तो सेम प्रॉब्लम्स कि पानी नहीं है, बिजली नहीं है, अभी भी सड़क नहीं है, स्कूल में शिक्षा नहीं हो रही है, अस्पतालों में हमारा इलाज नहीं किया जाता है, मास मर्डर्स हो रहे हैं अस्पतालों में, इररेस्पॉन्सिबल डॉक्टर्स हैं, सारे नहीं विद एक्सेप्शंस, और इररेस्पॉन्सिबल टीचर्स जो टीचर्स होते हैं। वालेकुम सलाम जितने भी सलाम भेज रहे हैं सबको वालेकुम सलाम। आप देखिए हमारी कौम इस टाइम पे इस जगह पे खड़ी है जहां पे हमें सामने आना पड़ेगा। पब्लिक को अपने अधिकारों का खुद के अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा और खुद के अधिकारों का देखना पड़ेगा कि जो उनके राइट्स हैं। वालेकुम सलाम जितने भी सलाम भेज रहे हैं मुश्ताक भाई, अरशद भाई, राजा सुबहान वालेकुम सलाम, खुर्शीद भाई वालेकुम सलाम। तो जितने भी सलाम भेज रहे हैं सबको वालेकुम सलाम। तो हमारे लिए एक जनाब वैली में एक वॉइस थी, एक आवाज थी, जो आवाज उठ के आई थी। उस आवाज का मुद्दा और मकसद यही था कि आम आदमी को उसका अधिकार मिले। आज भी हम किसी दफ्तर में जाते हैं वहां धक्के लगते हैं, किसी भी ऑफिस में जाते हैं वहां पे धक्के लगते हैं, कहीं पे भी जाते हैं तो धक्के लगते हैं। वो पुलिस के दफ्तर हो, वो सरकारी दफ्तर हो, PWD का दफ्तर हो या कोई भी दफ्तर हो, आज के टाइम पे हमें हर जगह पे जहां पे गरीब जाता है उसको धक्के लगते हैं। रेडी वाला होता है सबसे ज्यादा वही परेशान होता है कि सरकार का हर एक डिपार्टमेंट उसको धक्के मारता है। तो इसी चीज को करने के लिए, इस चीज को ठीक करने के लिए एक लीडर चनाब वैली से था, महराज मलिक। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि उनको उठा के पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा के उनको बंद किया। अभी तो कोर्ट कल से बंद हैं, 22 तारीख तक कोर्ट बंद रहेंगे। तो महराज भाई अब 22 के बाद ही विद इन 30, मुझे लगता है 22 के बाद कभी भी आ सकते हैं, मतलब 5-6 दिन में, हफ्ते में 22 के बाद कभी भी आ सकते हैं। वालेकुम सलाम जितने भी सलाम भेज रहे हैं वालेकुम सलाम। अनायतुल्लाह भट्ट, अरशद भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अरशद भाई कहाँ हो? किश्तवाड़ में हूँ। अरवीन बिलाल, मुबशिर वानी, आकिब भाई आप वॉइस मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके थैंक यू, बहुत खूब। तो आप देखिए कि एक आवाज थी, जो आवाज महराज मलिक था, जो अपने अधिकारों के लिए, जो आपके अधिकार हैं उनके लिए लड़ता था। और वही उसी तर्ज से हमारी आम आदमी पार्टी ट्राई करती है कि हम आपके काम करें, आपके जो भी इश्यूज हैं वो सॉल्व करें। मैं बेसिकली बहुत सारे लोग बुलाते हैं कि आप भद्रवाह आए हैं, आप डोडा आए हैं, आप कमेंट्स में भी देखते होंगे कि इस एरिया में कब आएंगे, उस एरिया में कब आएंगे, तो लोग बुलाते रहते हैं। मैं कह रहा था महराज भाई इंशाल्लाह 22 के बाद कभी भी आ सकते हैं, विद इन 10 दिन, मतलब इस मंथ में श्योर शॉट है, कंफर्म है कि महराज भाई बाहर आएंगे। सलमान बिन इसाक शुक्रिया, मुबशिर वानी हमारा मिलने, ओके। तो बेसिकली जो अगर हमारे यहाँ शिक्षा, जो एजुकेशन है, अगर हम शिक्षा से महरूम हैं तो उसकी वजह से हम सब चीजों से महरूम होंगे। अगर कोई मेरा भाई रेडी वाला, कोई मेरा भाई सब्जी बेचने वाला, अगर कोई मेरा भाई ऑटो चलाने वाला, अगर वो पढ़ा लिखा होगा, पढ़ लिख के अगर वो ऑटो वाला बने तो उसको अपने अधिकारों का पता होगा। लेकिन हमें समझना चाहिए इस टाइम पे, हो सकता है बहुत सारे लोग जो आप मुझे इस टाइम पे देख रहे हो, आपको अच्छी शिक्षा मिली हो, अच्छी एजुकेशन मिली हो,
लेकिन वो लोग जो मुझे इस टाइम देख नहीं पा रहे हैं, हमें उन तक आवाज पहुंचानी है, हमें उन तक पहुंचना है कि आप अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए। जब वो पढ़ लिख पाएंगे, जब वो पढ़ लेंगे, तो इंशाल्लाह वो चेंज कर देंगे सिस्टम को। मुबशिर वानी किश्तवाड़, मिलना कभी मुझे, जब मैं आऊंगा किश्तवाड़, इंशाल्लाह जरूर मुबशिर, कोई मसला नहीं। तो जो हमारा गरीब है, जो गांव में गरीब रहता है, जिसके पास आज भी फोन नहीं है, जिसके पास आज भी एक्सेस नहीं है, इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, जिसके पास डिजिटल कोई कनेक्टिविटी या कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जहां पे रोड्स नहीं है, जहां पे छोटे छोटे इश्यूज, मतलब छोटी छोटी चीजें जो अवेलेबल होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं है वहां पे, उस गरीब तक हमें पहुंचना पड़ेगा। आप सब भाइयों का, मुझे लगता है खुदा ने ये जिंदगी बहुत मुख्तसर दी है। मैं आज आपके सामने, हो सकता है जिंदगी कल हो ना हो, कोई भरोसा नहीं है, बट हमारा जो पुंछ कब आना है भाई, इंशाल्लाह पुंछ रजौरी मुझे ईद के कुछ ही दिन बाद आना है, ईद के 4-5 दिन या हफ्ते के बाद आना है, तो मुलाकात होगी इंशाल्लाह। कुलगाम से अरविंद भाई, ओके, हेलो भाई जी, सुदेश महाजन। तो इस टाइम आप देखिए, जो इंटरनेशनल क्राइसिस हो रही है, जो वॉर, इजराइल, यूएस और ईरान के बीच में वॉर है, उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक किया गया है। उस चोक होने की वजह से हमें जो जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली एलपीजी, बहुत सारे लोग फोन करते हैं कि आज एलपीजी मिल नहीं रहे हैं, यहाँ एलपीजी का रेट चढ़ गया, पेट्रोल का रेट चढ़ गया, या बाकी जो इश्यूज आ रहे हैं, जो इंटरनेशनल ट्रेड वॉर्स की वजह से इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन उसके लिए हम रेडी नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर हमेशा बाहर की कंट्रीज में जाके हमेशा इंटरनेशनल रिलेशंस को ठीक करने की बात करते हैं, लेकिन आज जहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस, जहाँ पे थोड़ा सा इशू होता है, वहां पे उस टाइम पे हमारे रेट्स एनहांस हो जाते हैं, हमारे इश्यूज। अभी चाय नहीं डालना, मैं खुद डालूंगा, इसको रख दो आप, जाओ बंद करना इसको। तो आप देखिए कि किस तरीके से जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना टैक्स पे करता है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, हो सकता है कभी मेरा गरीब ये वीडियो देखे, तो उसकी इंफॉर्मेशन के लिए, एक मजदूर जो होता है, ये जो मुलाजम तबका है, ये कहते हैं कि सिर्फ हम टैक्स पे करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदुस्तान का हर एक नागरिक, वो गरीब है, अमीर है, वो कोई भी है, मैनुअल स्क्वेंजर क्यों ना हो, वो कोई गरीब से गरीब क्यों ना हो, हर एक बंदा टैक्स पे करता है। वो टैक्स कैसे पे करता है? फॉर एग्जाम्पल, आप आटा लेते हैं, उस पर भी जीएसटी है, तो वही टैक्स, उसी टैक्स से एक डीसी को तनख्वाह मिलती है, उसी टैक्स से एक मुलाजिम को तनख्वाह मिलती है। हालांकि मुझे आज एक बात और करनी थी, जो मुलाजमों के लिए, स्पेशली मुलाजमों के लिए हम अपील करते हैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से, और जो गवर्नमेंट केंद्र सरकार की सरकार है, दोनों सरकारों से, राज्य हो केंद्र हो, दोनों सरकारों से मैं निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे लोग जो खासकर मुलाजिम होते हैं, क्योंकि मेरे वालिद साहब भी मुलाजिम रहे हैं, तो मुझे पता है कि ईद आने से पहले उनको तनख्वाह जरूरी मिलनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के कपड़े हों, बच्चों के बहुत सारी चीजें होती हैं, या फैमिली में ईद होती है तो एक जश्न का माहौल होता है, खाना पीना, लोगों को बुलाना होता है, बहुत सारे मेहमान आते हैं। तो मैं गुजारिश करता हूँ उमर अब्दुल्ला से और नरेंद्र मोदी दोनों से कि जितने भी ये मुलाजिम लोग हैं, उनको सैलरी डाली जाए, और ईद से पहले इनको सैलरी इनके अकाउंट्स में डाली जाए, ताकि ये भी अच्छे से ईद कर पाए। बिजनेसमैन के पास 24 घंटे पैसा होता है, लेकिन मुलाजिम जो होता है वो बिल्कुल बेचारा उसी पे डिपेंडेंट होता है, अपनी सैलरी पे डिपेंडेंट होता है। वो कोई केस ऑफिसर हो, आईएएस ऑफिसर हो, या कोई भी मुलाजिम हो, हर एक का डिपेंडेंस उस सैलरी पे है। क्योंकि जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, बेसिकली हमें ऑफिसर्स लगते हैं, लेकिन ये जॉब ऐसी होती है कि जो आपको कन्फाइंड कर देती है, आपकी जिंदगी को कन्फाइंड कर देती है। जितने भी मुलाजिम भाई मेरे मुझे देख रहे होंगे कि आप जॉब तो करते हैं, जैसे कोई पटवारी है, कोई डीसी है, कोई कुछ भी है, उसने उसी हिसाब से लोन निकाला होता है, उसी हिसाब से गाड़ी खरीदी होती है, कि वो बेचारा फंस जाता है, वो एक ट्रैप में होता है, उस ट्रैप में बेचारा फंसा होता है। लेकिन जो बिजनेसमैन होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका तिजारत सुनत भी है, तो तिजारत में काफी बेनिफिट भी रहता है। नंबर जिनको भी चाहिए, वो नंबर मंजूर ताला आप भेज देना, या मेरा नंबर डायल कर दो ताकि मैं पिन कर दूं उसको। तो आप देखिए, मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास जो गरीब है, वो गरीब भी टैक्स पे करता है, एक मजदूर भी टैक्स पे करता है, वो आटा खरीदता है, चावल खरीदता है, बच्चे के लिए टॉफी खरीदता है, बच्चे के लिए मैगी खरीदता है, बच्चे के लिए च्युइंगम खरीद रहा है, या बच्चे के लिए कुछ भी खरीद रहा है। इवन पानी जो हमारे पास आता है, उसके लिए भी जेआर कटवा के उसके बाद पानी आता है।
और आप बिजली का बिल पे करते हैं, मतलब हर जगह पे स्टेट जो रेवेन्यू इकट्ठा करती है या जो केंद्र सरकार रेवेन्यू इकट्ठा करती है, वो सारा पैसा जो है वो एक आम आदमी के जेब से जाता है। तो फिर एक आम आदमी ये एक्सपेक्ट करता है कि वहां पे मुझे अच्छी सर्विस मिले। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी दुकान पे जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, या आप किसी किसी दुकान पे अपनी गाड़ी धुलाने जाते हैं, या आप कोई गाड़ी लेने लेने जाते हैं, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप मुझे यहाँ पे सर्विस अच्छी मिले, क्योंकि आप पैसा पे करते हैं। तो उसी तरीके से अगर हम पैसा पे करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो पुलिस होती है वो अच्छा काम करे, वो आपके हित में काम करे। आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब आप अस्पताल में जाएं तो आपका सीटी स्कैन मशीन अच्छा हो। आप जब हॉस्पिटल में जाएं तो वहां पे आपके पास वहां का एमआरआई मशीन हो, वहां का स्टाफ अच्छा हो, क्योंकि आपके जेब से उनके लिए सैलरी जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये बात है कि जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन्होंने ये चीजें हमें कभी नहीं समझाई, ये चीजें कभी बावर नहीं की कि हमारे अधिकार है। एक पब्लिक सर्वेंट, कोई डीसी हो, वो भी पब्लिक सर्वेंट है, वो पब्लिक का सर्वेंट है, मतलब वो पब्लिक सर्वेंट है, वो आम आदमी का, पब्लिक का गुलाम है। पब्लिक जो चाहे पब्लिक कर सकती है। इसीलिए पब्लिक जो है एक एमएलए बनाती है, एक एमपी बनाती है, सिर्फ इसलिए कि वो एमपी और एमएलए आपकी बात करे, आपके लिए कानून बनाए। उस कानून को इम्प्लीमेंट करने वाला डीसी होता है। लेकिन कानून कौन बनाता है? कानून कानून जो बनाने वाली जो शख्स है वो एक आम आदमी है। क्योंकि आप वोट देते हैं तो आपने महराज मलिक को बनाया। आपने जब महराज मलिक को बनाया, जब असेंबली में जाएगा वो तो कानून बनाएगा। आपने देखा होगा कि टैक्सेशन सिस्टम एक गरीब पे कितना लगाया जाता है। ये टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, अड्डे के नाम पे टैक्स है, म्यूनसिपैलिटी के नाम पे टैक्स है, आपको किसी जीआर के नाम पे टैक्स है, कोई रेडी वाला रेडी डालता है तो उसको टैक्स है। तो टैक्स पे टैक्स है। एक गरीब के ऊपर टैक्स, ये टैक्स हटाने के लिए महराज मलिक ने बात की और जितना भी टैक्स हाईवे पे लगता था वो सारा खत्म हुआ। मैं कहता हूं कि टैक्स अगर आपने लेना है तो आप टैक्स किसी डीसी से टैक्स लीजिए। अगर आपने टैक्स लेना है तो प्रधानमंत्री से टैक्स लीजिए। आपने टैक्स लेना है तो आप चीफ मिनिस्टर से टैक्स लीजिए। आप एक गरीब आदमी जो रेडी चला रहा है, उस रेडी वाले से क्या टैक्स लेना है आपने? एक ड्राइवर, ऑटो का ड्राइवर, एक टिप्पर का ड्राइवर, एक बस का ड्राइवर, उससे आप टैक्स क्यों लेंगे? उस बेचारे का जिंदगी, उस आप मुझे खुद बताइए, एक बंदे से 100 रुपए, की रेडी वाले से 100 रुपए पूरा दिन का, एक दिन का लेते हैं। महीने का 3,000 होता है। वही 3,000 अगर उसको बचेगा तो वो सेव होगा, तो वो अपने बच्चे का फीस पे करेगा। उतना वो 3,000 रुपए अपने 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 जो बीमारी होगी, कोई बीमारी होती है, उसको ठीक करेगा, उसका इलाज में पैसा यूज करेगा। तो आप एक गरीब का बेचारा, एक गरीब रेडी वाला, एक गरीब ऑटो वाला, उससे आप पैसा लेते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये चीजें सब खत्म हो, ये पैसा एक गरीब से लेना बंद किया जाए। अगर आपने लेना ही है तो आप ठेकेदारों से लीजिए। अगर आपने पैसा लेना ही है तो आप इन बड़ी बड़ी कंपनी से लीजिए जो करोड़ों के काम करती हैं। 10 रेडी वाले, 100 रेडी वाले, या 1,000 रेडी वाले एक डिस्ट्रिक्ट में होंगे। 1,000 रेडी वालों से आप मुश्किल से 1 लाख रुपए जो इकट्ठा कर रहे होंगे, तो आप एक ही कंपनी को अगर पकड़ेंगे, उनसे सीएसआर सिर्फ लेंगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप उनसे आप उनसे जब पैसा लेंगे तो उस पैसे से, जो आप उनसे पैसा लेंगे, तो आप उन पैसों से उनको कंपनसेट कर दीजिए। आप देखिए कि आज के टाइम पे भी हमारे अस्पतालों में पूछताछ कोई नहीं है, कोई पूछता नहीं है। कभी कभी लगता है कि आकिब शाह बहुत रैश बोलता है, लेकिन बहुत दर्द होता है। एक बंदा जिसके पास 10 रुपए नहीं है प्रेस्क्रिप्शन काटने के लिए, तो वो अस्पताल जा ही नहीं सकता है। क्योंकि जो अस्पताल में प्रेस्क्रिप्शन काटने वाला होगा तो वो देगा ही नहीं, वहां पे प्रेस्क्रिप्शन देगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास 10 रुपए नहीं है। तो आपकी प्रेस्क्रिप्शन ही नहीं काटेगा वो। मंजूर लाला, थोड़ा साकिब को फोन करना, इसको बोलना कि ये लाइव पे है, तो वो कॉल कर रहा है कुछ। तो आप उसके बाद जब अंदर जाते हैं, हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे, तो फॉर एग्जाम्पल आपको कोई टेस्ट करना है, और वो टेस्ट जो है वो सरकार की तरफ से फ्री है, वो राज्य सरकार की तरफ से फ्री है, वो केंद्र सरकार की तरफ से फ्री है। कोई भी टेस्ट आप कराते हैं, आप थायराइड का टेस्ट करवाते हैं, आप एलएफटी का टेस्ट करवाते हैं, या कोई भी टेस्ट कराते हैं, बहुत सारे टेस्ट जो हैं। मंजूर लाला, इसको फोन करना साकिब को, इसको बोलना कि ये पूछ रहा है गाड़ी वहां पे है सर्विस स्टेशन, इसको बोलो हाँ वहीं पे है, और चाबी मुश्ताक के पास है। तो आप जो ही अंदर गए तो आपको पैसा पे करना है उस टेस्ट के लिए। 20 रुपए का टेस्ट हो, 30 रुपए का टेस्ट हो, कोई भी टेस्ट हो, आपको पैसा पे करना है।
लेकिन आपको पता चलता है जब आप अंदर जाते हैं, जो 20 रुपए का टैक्स सरकार ने रखा है, जो 20 रुपए एक टेस्ट के लिए सरकार ने रखे हैं, उसी टेस्ट को 200 रुपए लिया जाता है, 300 रुपए लिया जाता है। और वहीं पे जो टेस्ट 100 रुपए का है, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। थायराइड का टेस्ट सरकार के हिसाब से T3, T4 और TSH तीनों टेस्ट ये सिर्फ 150 के टोटल होते हैं। और यहाँ किश्तवाड़ में हमारे हॉस्पिटल में 250 रुपए का टेस्ट होता है वो। और इसी तरीके से बहुत सारे टेस्ट हैं जिनको 3 टाइम 4 गुना 5 गुना 6 गुना उस टेस्ट को पैसा लिया जाता है। मतलब आपका टेस्ट अगर 100 रुपए का तो 600 रुपए का भी टेस्ट है। लेकिन सरकार के जो टेस्ट के जो रिपोर्ट्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, जो उन्होंने फिक्स किया है रेट, उसको टोटली वायलेट करता है। और जब मैंने किश्तवाड़ का जो मैंने रेट लिस्ट निकाला, किश्तवाड़ का रेट लिस्ट निकालने के बाद मुझे पता चला कि किश्तवाड़ का रेट लिस्ट टोटल वायलेट करता है। जो मैंने आरटीआई फाइल की थी, आरटीआई से जो रेट लिस्ट जम्मू कश्मीर का सभी हॉस्पिटल में सेम रेट लिस्ट है। इवन कठुआ में बहुत सारे टेस्ट फ्री किए गए हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर की सरकार ने जो रेट फिक्स किए हैं, अगर 20 रुपए किसी टेस्ट का फिक्स किया है, वहां पे कठुआ का जीएमसी 0 रुपए ले रहा है। और वही किश्तवाड़ में 10 टाइम्स ले रहा है। 20 रुपए का टेस्ट 200 रुपए का टेस्ट हो रहा है। और ये जब मैंने आरटीआई फाइल किया कि जनाब हमें आप बताइए कि रेट लिस्ट क्या है, क्योंकि मैंने जम्मू में देखा बहुत सारे टेस्ट फ्री होते हैं और बहुत सारे टेस्ट में बहुत सारा कम पैसा लिया जाता है। जब मैंने आरटीआई फाइल किया तो मुझे दिखा बिल्कुल डिफरेंट है। मैंने फेसबुक पे पोस्ट किया कि जनाब आप देखिए किस तरीके से टेस्ट जो सरकारी रेट है उसको बिल्कुल वायलेट करता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़। और उसके बाद मैंने आरटीआई फाइल अभी किया है, क्योंकि मैं ब्लैकमेलर तो हूं नहीं। आप सबको अभी तक विश्वास इस भाई पे हुआ होगा। मैं धर्म की राजनीति नहीं करता हूं। आपको मुझ भाई पे इतना तो विश्वास हुआ होगा कि जो भी आरटीआई जितनी भी हैं अभी तक फाइल की हैं, वो सारी फेसबुक पे डाली। और जब उनका रेस्पॉन्ड आया, मैंने सारी की सारी राइट इन्फॉर्मेशन जितनी भी आरटीआईज हैं वो सारी आपके बीच में साझा कराई, आपके बीच में दिखाई। क्योंकि मुझे वो जेब में नहीं रखनी है, ना मुझे ब्लैकमेल किसी को करना है, ना मुझे किसी को पावर दिखाना है। मुझे बस गरीब का काम करना है। फिर उसके बाद मैं वो कंप्लेंट लेके जब पिछले दिनों जम्मू में था, तो मिनिस्ट्री जो सकीना मैडम है, मैं सकीना मैडम से मुलाकात करके ओएसडी से मार्क करवा के, जो ऑफिशियल ऑन स्पेशल ड्यूटी होता है, जो ओएसडी पीए होता है एक हिसाब से एक मंत्री का, उसके बाद वो करा के आगे फॉरवर्ड करवाइए कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ पे। और मैंने डिमांड किया है कि डीप इंक्वायरी हो कि ये पैसा कहाँ गया। ये जो गरीब का पैसा है, गरीब के जेब से पैसा जो डायरेक्टली जा रहा है, जो एनहांस्ड हाइक्स हैं इस टेस्ट के, ये पैसा जाता कहाँ है। हमें इसका सारा इंफॉर्मेशन चाहिए, सारी रिपोर्ट चाहिए। उसके अलावा मैंने आरटीए फिर से फाइल की है कि अगर सरकारी टेस्ट इस रेट पे हैं, अगर जम्मू कश्मीर की सरकार ये कहती कि इतने टेस्ट इतने रेट पे, तो किश्तवाड़ का हॉस्पिटल इतने पैसे से क्यों ले रहा है, इतने ज्यादा पैसों से क्यों ले रहा है, इतने ज्यादा पैसा क्यों ले रहा है। अगर टेस्ट 150 रुपए का तो 250 रुपए क्यों लिए जा रहे हैं। अगर सरकार ने फिक्स टेस्ट किया है तो एक भी रुपया अगर एक गरीब से, एक आम आदमी से निकाला जाता है तो ये बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और एटलीस्ट मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इस बात पे पूरा इंक्वायरी करवाया जाएगा, इस चीज पे पूरा देखा जाएगा। और किसी को लगता होगा कि बस दुनिया इतनी है, आकिब शाह को अभी कोई जानता नहीं है, 2-4 महीने से अभी यहाँ पे। लेकिन एक वक्त आएगा इंशाल्लाह, एक वक्त तो आएगा जब गरीब के पास भी पावर होगा, तो गरीब इनसे सवाल पूछेगा। और उस टाइम पे कहाँ जाएंगे मुझे समझ नहीं आता है। और मुझे लगता है, मैं यहाँ से अपील करता हूँ, एंटी करप्शन ब्यूरो को अपील करता हूँ, विजिलेंस कमीशन को अपील करता हूँ कि आप इस चीज में देखिए, इस चीज में संगीन हिसाब लीजिए। मैं भी इसमें अभी विजिलेंस में भी फाइल करूंगा, जो ही मुझे आरटीआई का रिस्पॉन्स आएगा तो विजिलेंस पे फाइल करूंगा। उसके अलावा जो हमारे पास एसीबी है, एंटी करप्शन ब्यूरो है, उस पर भी देखा जाएगा। एक फिरोज भाई हैं हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट, ये हमारे गट्स हैं। फिरोज भाई ने कुछ लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट लिखा हुआ, क्योंकि ये भी रिसर्च करते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की खुली वायलेशन जीएमसी डोडा में हो रही है। बिल्कुल, एम्प्लॉइज और कुछ डॉक्टर्स ड्यूटी टाइम में स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं।
इस वजह से गरीब आवाम को तकलीफ उठानी पड़ रही है और मरीज इलाज से महरूम हो रहे हैं। ये बिल्कुल सेंसलेस स्ट्राइक है जिसमें आम लोगों पर जुल्म हो रहा है। हुकूमत को चाहिए कि ये या तो इनकी डिमांड्स जल्दी से पूरी करें या तो फिर लोग ड्यूटी से गफलत कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। आवाम की सेहत और जिंदगी के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। मैंने कहा था आपको बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होगा। बिल्कुल जो स्ट्राइक अभी जीएमसी डोडा में चल रही है, मुझे लगता है कि इस राज्य सरकार को बेसिकली, अब आपने भी देखा होगा कि मैंने कितनी बार बार ये राज्य सरकार से जो स्कीना मैडम है, स्कीना एतू है, बार मैंने वीडियोग्राफी के थ्रू, अब तो मैं रिटर्न कंप्लेंट्स भी भेज रहा हूँ, लेकिन रिटर्न कंप्लेंट्स मैं भेजूंगा तो कब उनके पास पहुंचेंगे और कब वो इस पे कुछ करेंगी। आप देखें इस टाइम पे चनाब वैली में मुलाजम जीएमसी के स्ट्राइक पे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है वहां पे जीएमसी डोडा में, लेकिन वहीं पे एक आम आदमी जब सफर भी कर रहा है तो सुनने वाला कोई नहीं है, बात करने वाला कोई नहीं है। और जो बात कर रहा था, जिसने बताया कि अस्पताल में ये प्रॉब्लम्स है, उसको उठा के बंद कर दिया, उसको उठा के पीएसए लगाया। बहुत बदकिस्मती की बात है कि जो बात करता है गरीब की, उसको उठा के पीएसए लगाते हैं। ये चाहते हैं कि बस अपनी धांधलियां चलती रहें, अपना माफिया सेट रहे, तो जुल्म गरीब के साथ हो। तो गरीब तो बोल नहीं पाता है ना, गरीब तो बोलेगा नहीं। अब ये फिरोज भाई हैं तो पढ़े लिखे हैं, इनको हिम्मत है बोलने की, तो ये बोल रहे हैं कि ये अस्पताल बंद है, और अस्पताल बंद है जिसकी वजह से सरकार कुछ देख नहीं रही। बड़े अफसोस की बात है। कहाँ है हमारे लीडर्स? आप मुझे बताओ। 6 एमएलए हैं चनाब वैली के, 2 एमपीज भी हैं। आप मुझे बताओ 6 एमएलए, 2 एमपीज होने के बावजूद कोई रिप्रेजेंटेशन शो नहीं करता है डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ और डिस्ट्रिक्ट डोडा की। वजह क्या है? क्यों नहीं बोला जाता स्किना मैडम को कि आप एक बार आके यहाँ पे आई हैं, अब देखें हमारे अस्पतालों की हालत क्या है, हमारे स्कूलों की हालत क्या है। ये एक्सपेक्टेड होता है। और मैं आपको कह रहा था, मैंने एक वीडियो भी शेयर किया है आपके साथ, आरके हाफिज डोडा ने डाली है, कि राइट टू रिकॉल होना चाहिए। राइट टू रिकॉल मतलब आप किसी को वोट कर रहे हैं, किसी को एमएलए बना रहे हैं, तो यहां से वो फुर हो गया, यहां से वो भाग गया, उसके बाद उसने अपना शक्ल नहीं दिखाया, या आप उसको फोन करते हैं उठाता नहीं है, तो आपके पास राइट टू रिकॉल होना चाहिए, मतलब वापस लाने का अधिकार होना चाहिए। कि आपको कोई दूसरा एमएलए बनाना है, उसको हटा देना है, आपके पास अधिकार होना चाहिए। और एनी टाइम 50% या 60% की पॉपुलेशन उसमें लिखनी जाए कि हमें ये बंदा जरूरत नहीं है, हमें बंदा चेंज करना है, तो इलेक्शन दूसरा, बाई इलेक्शन जैसे होते हैं किसी डेथ के बाद, जैसे अभी नगरोटा और बडगाम में हुए, उसी तरीके से मुझे लगता है कि राइट टू रिकॉल होना चाहिए। केंद्र सरकार को, नरेंद्र मोदी को, अगर डेमोक्रेटिकली, बहुत सारी कंट्रीज में, वेस्ट की कुछ कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज में डेमोक्रेसी में जो लोकतंत्र होता है, वहां पे यही है कि एक बंदा आया तो अगर वो अपने घर का सोच रहा है, अपने ठेकों का सोच रहा है, अपनी जागीरदारी चला रहा है, अगर अपनी ठेकेदारी चला रहा है, तो एक आम आदमी को अधिकार होना चाहिए कि उसको रिमूव करके कोई दूसरे बंदे को लाए। लेकिन जब तक ना आप भी जागेंगे, आप भी बात करेंगे, लोग पता नहीं क्यों डर रहे हैं, लोग पता नहीं क्यों इस पावर से डर रहे हैं, लोग पता नहीं क्यों डर रहे हैं अपने अधिकार बोलने के लिए। अपने अधिकार आप बोल सकते हैं। वालेकुम सलाम नजीर। अपने अधिकार आप बोल सकते हैं, जो भी आपके अधिकार है। आपका अधिकार है कि आपको अच्छी सर्विस मिले, आपको अधिकार है आपकी ह्यूमन डिग्निटी हो, आपको अधिकार हो। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुझ पे पर्चा लगेगा, तुझ पे ये होगा, पर क्यों होगा? मैं तो कॉन्स्टिट्यूशनली बात कर रहा हूँ, मैं तो संवैधानिक तरीके से बात कर रहा हूँ। मैं संविधान पढ़ा हूँ और संविधान को पढ़ाया हूँ, तो मुझे पता है संविधान कौन से अधिकार देता है एक आम आदमी को। बहुत सारे लोग मुझे फोन करते हैं कि कोई ठेकेदार है, ठेकेदार पैसा खा गया है, कोई ठेकेदार है इतना पैसा खा गया, और मैं ट्राई करता हूं कि मैं उनको सोशल मीडिया पे ना ही लाऊं। उसका रीजन ये है कि फिर बेइज्जत हो जाते हैं। अगर आप ठेकेदार हो तो आपको चाहिए कि आपको पैसा पहले हो उस मजदूर के लिए, उसके बाद आप ठेके पे लगाएं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ठेकेदारी करना छोड़ दीजिए। क्लियरली बता रहा हूं, आप ठेकेदारी करना छोड़ दीजिए अगर पैसा नहीं है। पैसा है तो तभी तो तब ठेकेदारी करें। ये आप लोन निकाल के या किसी को फ्रॉड करके आप पैसा लाके आप टेंडरिंग लेते हैं, आप बिड कर लेते हैं और अपना सीडीआर भरते हैं, तो ये करना, गलत करना, ये छोड़ दीजिए। अगर आपके पास पैसा है तो ही आप यहाँ पे आए। हमें बार बार की कंप्लेंट्स नहीं चाहिए, हमें बार बार के प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, हमें बार बार ये नहीं चाहिए कि मेरे पास बार बार गरीब आए। आज भी दिन में 4 बंदे मेरे पास आके
ये कहा कि वो ठेकेदार साहब पैसे खा गए, ये ठेकेदार साहब पैसे खा गए। तो ऐसा नहीं चलेगा, ये बिल्कुल गलत बात है। इस तरीके से सिस्टम नहीं चलेगा। मुझे बार बार कंप्लेंट्स आएगा, मुझे बार बार प्रॉब्लम होता है कि इस चीज से कि एक गरीब को आप सता रहे हैं। 2-2 हजार 3-3 हजार रुपए के लिए भी तुम दबा रहे हो एक गरीब को यार। अगर 2-3 हजार रुपए भी नहीं है तो फिर आप ठेकेदारी कर क्यों रहे हो? तो सभी लोगों से पिछले कई टाइम से मुझे कंटिन्यूअसली, मैं डोडा में भी था, काफी लोग आए कि ये ठेकेदार साहब पैसा खा रहा है, वो ठेकेदार साहब पैसा खा रहा है। और एक गरीब बोल भी नहीं पाता है। वो पुलिस थाने जाता है तो बहुत कम उसकी कंप्लेंट्स पे सुना जाता है, बहुत कम लोगों की कंप्लेंट्स में सुना जाता है। अब किसी ठेकेदार के पास 500 रुपए, किसी ठेकेदार के पास 600 रुपए, अब पुलिस भी उसमें उतना इंटरेस्ट लेती ही नहीं है। तो इसलिए मेहरबानी करके खुदा का, या कोई मेरा हिंदू भाई ठेकेदार है तो ऊपर वाले का एटलीस्ट खौफ खा के एक गरीब को मत सताइए। तो हमसे हमसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ, एटलीस्ट मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि अब मेरे गरीब को सताएंगे। बिल्कुल गलत बात है। आपको ठेकेदारी नहीं करनी है, आप कुछ और कर लीजिए। हम भी मजदूरी करते हैं, मैं भी मजदूरी करता हूँ, पढ़ाई छोड़ के आया मजदूरी करता हूँ। तो जो मजदूरी में पैसा कमा रहा हूँ वही अल्हम्दुलिल्लाह उसी को यूटिलाइज करके उसी से खाना पीना होता है। तो मेहरबानी करके आप, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो हमारी तरह मजदूरी करें। मजदूरी में कोई शर्म नहीं है। इस फ्रॉड में शर्म है, चोरी में शर्म है, चोरी चकारी में शर्म है। तो गरीब को मत सताइए। इसके अलावा आप देखिए कि हेल्थ सेक्टर हमारा किस तरीके से इस टाइम पे एक आम आदमी सफर कर रहा है। सिटी स्कैन्स की मशीन हमारे अस्पतालों में नहीं है, हमारी MRIs की मशीन अस्पतालों में नहीं है, स्टाफ हमारे अस्पतालों में नहीं है। मेडिकल नेग्लिजेंस कितना ज्यादा हो रहा है हमारे अस्पतालों में। इसके अलावा आप देखिए कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन का डिसफंक्शन है हॉस्पिटल्स में। और इन सारी चीजों के लिए आप बात करेंगे तो पेपर चलेगा। अच्छा, बहुत सारे लोग, हमारे भाई लोग जो ये सारी चीजें जानते भी हैं, जो मुझे फोन करते हैं और जानते भी हैं, उसके बावजूद, वो जानने के बावजूद वो बोलते नहीं है, सवाल नहीं पूछते। क्यों? क्योंकि वो डरते हैं, क्योंकि डराया गया है। आप अस्पताल में जाएंगे तो छोटी सी छोटी बात पूछेंगे तो छोटी से छोटी चीज पूछेंगे तो उस पर पर्चा लगेगा। आप छोटी से छोटी चीज किससे पूछ लेंगे तो आपको पर्चा लगेगा। आप कुछ भी बोलेंगे, सवाल पूछेंगे तो आप पे पर्चा लगेगा। लेकिन आम जनता को खड़े होना पड़ेगा, आम जनता को सवाल पूछने पड़ेंगे। और कल आपके बीच में बहुत सारे लीडर्स थे जो आपके लिए चाहते थे कि ये जो रिफॉर्म्स हैं ये रिफॉर्म आए, लेकिन हमारी वजह से, हमारी गलतियों की वजह से हमने फिर वही लोग चुने जो इक्तदार में थे। हमने वही लोग चुने जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां थी। हमने वही लोग चुने जिनके पास पैसा था। हमने वैसे ही लोग चुने। लेकिन हमें ये दलालियां छोड़नी पड़ेंगी, ये सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी। और मेरा एक चीज है, मैंने पार्टी भी ज्वाइन की, मैं पॉलिटिकल एक्टिविज्म में भी हूं, लेकिन मेरा स्टांस पॉलिटिक्स को लेकर भी कुछ नहीं है। मतलब कोई प्लान नहीं है कि मुझे MLA बनना है, कोई प्लान नहीं है कि मुझे DDC बनना है, कोई प्लान नहीं है मुझे सरपंच बनना है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अभी नहीं है, कोई वो नहीं है कि मुझे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आना है। तो इसलिए मैं जब तक आपके बीच में हूं, मैं चाहता हूं कि आपको पॉलिटिकली एजुकेट करूं। जब तक मैं आपके बीच में हूं तब तक मैं चाहता हूं कि आपको पॉलिटिकली एजुकेट करूं। आपके अधिकार जो हैं, आपके अधिकार, उनके बारे में बोलूं। परदेसी मैंने पाई कौन सा इच्छा मशीन पर तो दे दो ना इसको वहां से। तो जो आपकी तम स्केच सुन, तो एक आम आदमी के वो लाइव करना पत कर सकता है। तो एक आम आदमी के जो अधिकार है वो हमने देखने पड़ेंगे। एक आम आदमी किस प्रॉब्लम से सफर कर रहा है। और मैं एक चीज कभी कभी सोचता हूं, जैसे अवाम होती है वैसे उनको लीडर्स मिलते हैं। एक्सेप्शनली महराज मलिक वहां की अवाम को मिला है। वालेकुम सलाम वासिफ मीर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। डोडा बावन की अवाम को महराज मलिक जैसा लीडर मिला है। बहुत एक्सेप्शनली होता है, रेयर केसेस होता है। बहुत लड़ता था वो, और बहुत लड़ा है उसने। मैं देख रहा हूं कि मुझे 3 या 4 महीने हुए। पुलिस का प्रेशर अलग से, कोर्ट का प्रेशर अलग से, एडमिनिस्ट्रेशन का प्रेशर अलग से, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका प्रेशर अलग से। और जिस पॉलिटिकल पार्टी में मैं हूं
उस पॉलिटिकल पार्टी में भी कुछ लोग टांग खींचने के चक्कर में बहुत कभी कभी प्रेशराइज फील होता है बंदे को। अलग अलग आईडी से आके कमेंट करना, अलग अलग आईडी से अपने पॉलिटिकल पार्टी के बंदे अलग अलग आईडीज बना के, फेक आईडीज बना के कमेंट करते हैं। और जब हम पता करवाते हैं कि आईडी किसकी है, तो पता चलता है कि ये अपना ही बंदा है, अपना पॉलिटिकल पार्टी का बंदा है। तो बड़ा अफसोस होता है ऐसे लोगों पे कि अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी में, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी एक भाईचारा वाला पॉलिटिकल पार्टी होता है जिसमें भाई भाई लोग होते हैं। और मैं कहता हूं, मैं एश्योर करता हूं, जितना मेरी पॉलिटिकल पार्टी आम आदमी पार्टी, मैं उसको एश्योर करता हूं क्योंकि मैं सिर्फ एक वॉलंटियर हूं। और मेरी पॉलिटिकल पार्टी में जो लोग इसमें ओहदे में हैं, कोई कोऑर्डिनेटर है, कोई ऑब्जर्वर है, कोई ब्लॉक प्रेसिडेंट है, कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, मैं पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हूं, आपके पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हूं। लेकिन आप आगे आगे चलिए तो सही। अगर आप कहीं दिखेंगे ही नहीं तो मुझे फिर खुद चलना पड़ेगा। मुझे ऐसी मजबूरी होनी नहीं चाहिए थी कि कोई मुझे कहीं से बुला रहा है कि आप आके यहाँ पे मेरा मुद्दा हल करें। ये आपको चाहिए था कि बहुत सारे लोग जो सवाल पूछते हैं मुझसे, उनको चाहिए था कि ये मुद्दे हल करें वो खुद। बट फिर भी मैं कहता हूं कि हमें इस टाइम पे वक्त है कि हम इस पॉलिटिकल पार्टी को स्ट्रेंथन करें, इस पार्टी को स्ट्रेंथन करें। और हम चाहते हैं कि अच्छे पढ़े लिखे लोग इस पार्टी में जुड़े, ताकि ये जो इंटेलेक्चुअल मूवमेंट होती है, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट जो होती है, उसको हम आगे बढ़ाएं। कहीं पे ऐसा नहीं लगे कि बस हम इसमें जो है सिर्फ मसले मुद्दे फसाद फैलाने के चक्कर में, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें यही कहते हैं कि बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं। हालांकि हमारे हमारे पॉलिटिकल पार्टी में राघव चड्ढा जैसे लोग हैं जो इस टाइम पे आपको पता होगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कितने इंटेलेक्चुअल हैं, सुपर इंटेलेक्चुअल बंदा है। उसके बाद आपने अरविंद केजरीवाल को देखा होगा, यूपीएससी छोड़ के, मतलब जॉब अपनी छोड़ के वो इस पार्टी में जुड़े हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि बहुत पढ़े लिखे लोग इस पॉलिटिकल पार्टी में, हमारी पॉलिटिकल पार्टी में, मैं खुद पीजी करके, एएमयू अलीगढ़ से पीजी करके मैंने ये पॉलिटिकल पार्टी चुनी है। तो हमें इस चीज का शौक नहीं है, बट शायद हमें गरीब का दर्द है, हम गरीब के दर्द को जानते हैं जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज शायद नहीं जानती होंगी। हम एक गरीब का दर्द समझते हैं, गरीब का दर्द एहसास होता है, इसलिए हमें वो दर्द जो होता है वो बाहर दिखता है। जब कभी गरीब को हम देखते हैं कि उसका टेस्ट नहीं हो रहा है, उसको धक्के कोई मार रहा है, तो बर्दाश्त नहीं होता है। उस टाइम कंपैशन होके हम उसको मदद करते हैं। जब हम यूपीएससी का तैयारी करते हैं तो एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड एक चौथा पेपर होता है, फोर्थ पेपर है यूपीएससी आईएएस में या कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में। तो उसमें भी बोला जाता है कि आपके अंदर कंपैशन होना चाहिए, सिंपैथी नहीं। सिंपैथी छोटी सी चीज है, कंपैशन मतलब किसी का दर्द, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, इसका मतलब आपको भी हार्ट अटैक हो रहा है। कोई किसी चीज से इमोशन उसके हाई है। हाँ, जम्मू से आया मैं साहिल, तो मैं किश्तवाड़ में हूँ साहिल। तो किसी के इमोशंस हाई होते हैं तो वो फील करना, उस इमोशन को फील करना। सोचो कि कोई बंदा इमरजेंसी में है, उसको जम्मू जाना है, शिफ्ट किया है, रेफर किया है यहाँ से, और सिटी स्कैन मशीन नहीं था, तो आपके अंदर क्या होगा? ऑब्वियसली आप बोलोगे कि यार सिटी स्कैन मशीन होता तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन आपको पता चलता है उसके बाद कि आपने जब सवाल पूछा था कि सिटी स्कैन का मशीन होना चाहिए, तो आप पे पर्चा लग चुका है। तो उस टाइम पे आपकी फीलिंग कैसी होगी? और एक डेमोक्रेसी में कैसे दबा सकते हैं, एक डेमोक्रेसी में एक आम आदमी को कैसे दबा सकते हैं, एक आम आदमी को कैसे सप्रेस कर सकते हैं? एक आम आदमी को बोलने का अधिकार है। और बेसिकली जब आप देखते होंगे, जब मैं गाँव गाँव जाता हूँ तो ओबियसली मेरे नंबर दोगे आपके भाई का? हाँ, नंबर देना यार अमजद, यहाँ ये होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सुशील शर्मा। महराज है, आकिब शाह महराज मलिक नहीं बन सकता है। ये मुझे लगता है एक मेंटल सिकनेस है या मेंटल प्रॉब्लम है आप लोगों की, जो ये सोचते हैं कि मुझे महराज बनना है। आपके अंदर भी गरीब का दर्द होता तो आप भी दिख जाते हैं मुझे कहीं सड़क पे, रोड में, या किसी अस्पताल में, या किसी गरीब के साथ खड़े होते हैं। ये भाई गरीब का दर्द होता है, ये ऐसा कुछ नहीं है। सब कोई बंदा घर से, माँ की पेट से ही एमएलए बन के नहीं आता है, ना मोदी बन के आता है। चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है,
तो एक पढ़ा लिखा बंदा जो अलीगढ़ से पढ़ा है वो भी चीफ मिनिस्टर बनने का इतनी औकात रख सकता है। तो ये आप मुझे मत कहो कि यू आर ट्राइंग टू बिकम दी महराज और महराज टू। ऐसा कुछ नहीं है सुशील भाई, ये सब मेंटेलिटी है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ये गरीब का दर्द है। जब हम गरीब फैमिली से आते हैं तो हमें पता होता है कि जब हमें धक्के लगते हैं, वो दिल्ली हो या अलीगढ़ हो या जम्मू हो, धक्के लगे, अस्पतालों में धक्के लगे, अच्छे से इलाज नहीं हुआ है हमारी फैमिलीज का या किसी गरीब का, हमने देखा है किस तरीके से गरीब सफर करता है अस्पतालों में, किस तरीके से शिक्षा से दूर रखा जाता है गरीब को। तो अगर ये चीज मैं बोल रहा हूँ तो इसमें कौन सा बात है कि मैं महराज बन रहा हूँ। तो मुझे लगता है अगर ये चीज में महराज बनना है तो मुझे लगता है, मुझे गर्व है इस चीज का कि मैं महराज बन रहा हूँ और बनना चाहूंगा। अगर इस चीज में आपको लगता है तो मुझे गर्व है इस चीज का, मैं बनना चाहूंगा। और मुझे लगता है हर एक बनना चाहिए, हर एक जिसमें गैरत होगी, जिसमें कैरेक्टर किरदार होगा, उसको बनना चाहिए। बेईमानों की तरह नहीं बनना चाहिए, ये तो दलालों की तरह नहीं बनना चाहिए। अगर इलाज हो भी नहीं रहा है, जी सर कर रहे हैं, माई बाप कह रहे हैं। महराज सर बने कोई गलत बात नहीं है। हाँ बिल्कुल 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 नायतुल्ला, मैं यही कह रहा हूँ भाई। एक बार जनगाम का चक्कर लगाओ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल आएंगे। क्या बात है भाई। तो मुझे लगता है वही ये जो भाई सुशील भाई कह रहा था कि अभी महराज मलिक बनना चाहेंगे, तो मुझे लगता है सबको बनना चाहिए। एक गरीब के दर्द सबको होना चाहिए। नहीं तो ये चोर बाकी एमएलए तो कुछ कुछ जो बंदे एमएलए बन जाते हैं, यहाँ से वोट ले जाते हैं, वो तो गरीब को पूछते ही नहीं है। गरीब का घर जलता है, उसको बोलते हैं तेरा घर जल गया तो मैं क्या करूं, मैंने थोड़ी जलाया। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। मुझे लगता है अल्हम्दुलिल्लाह महराज मलिक तो बेटर है, उनसे 1000 गुना बेटर है, लाखों गुना बेटर है, इन चोरों से बेटर है। जो ये चोर वोट लेके जाते हैं और फिर न सीडीएफ दिखाते हैं न कुछ दिखाते हैं, चाहे गर्दन कटानी पड़े। शुक्रिया शुक्रिया साहिल। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को खुद को एजुकेट करना चाहिए, समझना चाहिए कि वक्त है अभी भी हमारे पास कि हम बदलें, चेंज करें खुद को। मुसव्विर में आ गया हूँ, किश्तवाड़ हूँ मैं आज। तो सभी लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप खुद को एजुकेट करिए। आसपास के कई स्कूल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको अपने बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि बच्चा पढ़ेगा तो अपने अधिकार जानेगा। नेल्सन मंडेला 22 साल। सुशील भाई क्या लिख रहे हैं, गेट द किश्तवाड़ हॉस्पिटल स्लिप इशूइंग सिस्टम क्लोज, व्हाट विल द टोकन नंबर होल्डर हु डज नॉट हैव अ मोबाइल डू। तो मैंने बताया ना सुशील भाई, मैंने तो इस चीज से बोला। पिछले दिन एक वीडियो किया, आप बोल रहे वीडियो बनाओ, देख लो फेसबुक पे मैंने वीडियो डाला है कि किश्तवाड़ में या चनाब-वेली में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो मेरी मैडम से भी बात हुई है, लेकिन सुनने को तैयार नहीं है। अब मेरे पास मंत्रालय होता तो मैं कर लेता इसको अभी के अभी चेंज, क्योंकि बहुत सारे गाँव के लोग जो आते हैं, मड़वा दच्छन या बहुत सारे लोग हैं। अभी डिजिटल डिवाइड, मुझे लगता है सबसे ज्यादा डिजिटल डिवाइड हमारे किश्तवाड़ में या चनाब-वेली में। अभी भी बहुत सारे लोगों के पास फोन नहीं है, अच्छे अच्छे लोगों के पास फोन नहीं है। तो वो बेचारे आभा में कब आभा डाउनलोड करके उस पर करेंगे, हैरास होते हैं वो। किसी से टोकन नंबर लेना है तो 1 घंटे रुकते हैं, 1 घंटे के बाद कोई अगर आ भी गया तो 200-300 रुपए लेता है उनसे, वो हैरासमेंट होती है। तो जॉन विलियम इज सेइंग व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। तो पहले मैं नेल्सन मंडेला का मैं कोट बेसिकली बता रहा था, जॉन विलियम, कि एजुकेशन एक वाहिद वेपन है, इज द ओनली वेपन जिससे पूरी दुनिया हम चेंज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है एजुकेशन, जैसे भाई पूछ रहे हैं कि एजुकेशन जो होता है वो बेसिकली लर्निंग होता है, लर्निंग प्रोसेस होता है, जिससे आप अंडरस्टैंड करते हैं, जिससे आपके अंदर रीजनिंग आती है, एनालिसिस आता है, जिससे आपके अंदर रेशनैलिटी आती है। तो एजुकेशन इज बेसिकली टू ब्रिंग दी रेशनैलिटी इन योर माइंड, टू ब्रिंग दी एनालिसिस इन योर माइंड। अगर आपको कोई कह रहा है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा ऐसे वैसे, तो आपके माइंड के अंदर एनालिसिस है, एनालिटिकली आप सोच रहे हैं उसमें क्या वो सही बता रहा है नहीं बता रहा है। आप उसके अलावा उसको में
आप उसमें रेशनैलिटी के हिसाब से देख रहे हैं, रेशनली उस पर सोच रहे हैं। आप जो मेजरमेंट कर रहे हैं उसको किसी के चीज को, तो आप उसको अपना माइंड यूज करके रेशनली पॉजिटिवली आप उसको अपना माइंड यूज करके उस चीज को देख रहे हैं। राजा साहिल में भी 12th में, ओके ओके, लेकिन मुझे गरीबों की बहुत दर्द का जज्बा है। ओके ओके, बिल्कुल हर एक को बंदे को होना चाहिए जज्बा, क्योंकि आखिरकार अल्लाह ने इंसान को बनाया, इंसान को बेसिकली एक कम्युनिटी में पैदा किया, सोसाइटी में पैदा किया। तो वो इसलिए किया कि वो वहां पे, सुशील भाई क्या लिख रहे हैं, इन पर्सन व्हेन आई वेंट टू द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इन किश्तवाड़, they started saying that they would not issue the slips in emergency and that the system is not working here. By the time I went to find the token number, my patients, मुझे लगता है ये आधा कमेंट है सुशील भाई। बट हाँ, जो आप कह रहे हैं कि जब आप गए तो आपको वहां पे टोकन, आपको वहां पे इमरजेंसी स्लिप नहीं दिया गया, तो बड़ी बार होता है। अभी देखो इस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने अस्पताल पे जब सवाल पूछे तो उनको पूरा दबाया गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना टाइम हुआ, मैं कंटिन्यूअसली इसमें बैक टू बैक फायर कर रहा हूँ, तो कंटिन्यूअसली देख रहा हूँ कि क्या क्या इश्यूज हैं वहां पे, और वो रेस भी कर रहा हूँ और मंत्रालय तक पहुंचा भी रहा हूँ। मैं आपके साथ खड़ा हूँ साहिल, ओके ओके, थैंक यू। तो सुशील भाई, हमें सोचना पड़ेगा, रेशनली सोचना पड़ेगा कि क्या इश्यूज हैं क्या नहीं है। बाकी देखो, मुझे दलाली आती नहीं है। आप मुझे सुशील भाई बता दीजिए, आप कह रहे हैं कि आप भी महराज भाई बनना चाहते हैं, आप मुझे बताओ ना, महराज मलिक खुद पे क्यों इतने पर्चे लगवाएगा? एमएलए के बनने के बाद भी पर्चे लगे, आप मुझे बताओ वो क्यों लगवाएगा? क्योंकि उसको गरीब का दर्द था और सुनने वाला कोई नहीं था। और जब मैं भी बात करता हूँ मुझ पे भी पर्चे लगे। मुझे कोई पॉलिटिकल लीडर दिखाओ किश्तवाड़ का जिसपे पर्चे लगे, कोई एक पॉलिटिकल लीडर दिखाओ, एमएलए दिखाओ, या जो एमएलए के लिए इलेक्शन लड़े हैं उन लोगों से मुझे कोई बंदा दिखाओ जिसपे पर्चे लगे होंगे। किसी एक पे पर्चा नहीं है। तो मुझे शौक क्या है पर्चा लगाने का? मुझे क्यों शौक है कि मैं अंदर जाऊं, थाने जाऊं या जेल जाऊं? शौक नहीं होता इंसान को। मैं भी तो बाकी लोगों की तरह कुछ भाजपा ज्वाइन कर लेता, या एनसी ज्वाइन कर लेता, कोई पीटीपी ज्वाइन कर लेता, कांग्रेस ज्वाइन कर लेता, मेरे पास भी बैकअप होता, बैक होता, और मेरा अपना एफिशिएंसी उस पे मैं लड़ता। लेकिन नहीं, मुझे ये सब चीज नहीं चाहिए। मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे आजादी चाहिए, मुझे बोलने की आजादी चाहिए जो संविधान देता है। थैंक यू। एजाज हुसैन, क्या इशू क्या है? ऐड क्यों करना है? क्या मसला है? एजाज भाई बोलना, क्या इशू है? ऐड क्यों होना है? मैं इनको बता दिया था कि नंबर मेरा वहां पे डाल दो, शायद इन्हें डाला होगा, लेकिन मैं ध्यान नहीं रहा मैं पिन करना। तो कमेंट मैंने किया है, लेकिन हमें सब लोगों को, आप देखिए सुशील भाई, आप मेरे भाई हैं, हिंदू भाई हैं आप, तो आप देखिए कि जब भारत की आजादी थी, उस आजादी के लिए जब हमने लड़ा है, वहां सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोग, मैंने अपना फोन नंबर पिन कर दिया है, तो जितने भी हम लोग थे, इररेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, सब लोगों ने शोल्डर टू शोल्डर फाइट किया और फिर हम आजाद हुए। तो आजादी का मतलब यही था कि एक गरीब को आज के बाद जुल्म न किया जाए। लेकिन आज मजहब की लड़ाई लड़ी जाती है। गैस सिलेंडर जो 400 रुपए का था वो आज 1200 रुपए का है, लेकिन अनबख्त इतने लोग हैं कि वो कहते हैं अगर 1200 का 2400 का वो तब भी खरीद लेंगे, लेकिन उनकी औकात नहीं होगी खरीदने की। हमें जब अस्पताल जाते हैं तो हम डॉक्टर को ये नहीं पूछते कि तू हिंदू है कि मुसलमान है। वहां के स्टाफ जो इंजेक्शन लगाता है उसको ये नहीं पूछते कि तू हिंदू है मुसलमान है, बस ये कहते हैं कि हम ठीक हो जाएं। हम जम्मू जाना होगा या कहीं एग्जाम को लेट हुआ होता है, तब ऑटो वाले को पकड़ते हैं तो उसको ये नहीं पूछते कि हिंदू है मुसलमान है, बस ये कहते हैं कि वो पहुंचा दे। और मैं बहुत टाइम देखा हूँ, गाड़ी का पंक्चर हुआ, कोई प्रॉब्लम हो गया, तो बहुत सारे हिंदू भाई ने सपोर्ट किया, या कोई बहुत सारे हिंदू भाई थे जिनका गाड़ी का कोई इशू हुआ या किसी चीज का इशू हुआ तो मैंने सपोर्ट किया, या मुसलमान भाई सपोर्ट करते हैं।
हम एक हैं, जब खून एक है, ब्लड का कलर एक है, स्किन का कलर एक है, मतलब एवरीथिंग इज सेम, डीएनए इज 99.9 सेम है, मतलब दिमाग भी वैसा ही है, हर एक बंदे के पास आंखें हैं, बाकी चीजें हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई डिफरेंशिएशन करना चाहिए। मैं देखता हूँ जब अस्पताल में कोई गरीब आता है तो आप मुझे बताओ ना, उसके लिए वो हिंदू हो मुसलमान हो, क्या उसको सीटी स्कैन मिलता है? ऐसा थोड़ी है कि वो भाजपा के साथ लिंक है, भाजपा के साथ जुड़ा है तो उसको उनने कहा है कि भाई तेरा मजहब खतरे में है, तो वो जब अस्पताल जाएगा, वो विद्यालाल जैसा बंदा अस्पताल जाएगा तो उसका इलाज हो जाएगा। कैसे होगा जब सीटी स्कैन मशीन ही नहीं है? बेवकूफ बना रहे हैं। हमारे किश्तवाड़ में, मैं डोडा जनाब वैली में रोड्सों की हालत देखो क्या है, जिस रोड्स की वजह से एक्सीडेंट होते हैं, मुजस्मे के मुजस्मे बने हुए हैं। टनल खिलानी में बनाया है, तो जब टनल क्रॉस करते हैं तो रास्ता ही नहीं दिखता है, रास्ता ही नहीं है उसका, एक्सेसिबिलिटी आगे है ही नहीं। बीच जगह एक जगह फ्लाईओवर बनाया है तो 3 पिलर पे फ्लाईओवर बनाया है, पूरा मुजस्मा है वो। लेकिन सवाल पूछने वाला कोई नहीं है। कंपनी भाग गई, पैसा खा के कंपनियां भाग गई हैं, पैसा लेके भाग गई हैं कंपनियां, लेकिन गवर्नमेंट कुछ बोलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां फंड करती हैं। अगर वो इनको आज सवाल पूछेंगे तो कल को इलेक्शन के टाइम पे फंड नहीं होगा। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, इनको इतना पैसा है, कोई कोई कुछ नहीं है। अब पीएम केयर फंड में पैसा है तो किसी ने सवाल नहीं पूछा। पब्लिक का पैसा कहाँ जा रहा है, किधर इन्वेस्ट हो रहा है, कोई कोई पूछने वाला नहीं है। आई लिव इन कंतवाड़ा। ओके ओके सुशील, ओके। आप गुड फ्रेंड्स फ्रॉम कंतवाड़ा एंड इंटेलेक्चुअल पीपल फ्रॉम कंतवाड़ा। आप कंतवाड़ा वो कंतवाड़ा नहीं रहा जब लोग सोचते थे, एंड आई फील प्राउड ऑफ इट। यस, एवरीबडी शुड प्राउड ऑफ देयर आइडेंटिटी। सुशील, इसमें कोई वो नहीं है, हर एक बंदे को अपना जो एरिया है, अपनी जो कल्चर है, उसमें उसमें प्राउड होना चाहिए। बट वेन अवर पीपल गो टू द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इन किश्तवाड़ और टू द गवर्नमेंट ऑफिस इन द डिस्ट्रिक्ट, दे फेस डिस्क्रिमिनेशन एंड हरासमेंट। यस, ये सिर्फ कंतवाड़ा का नहीं है, एवरीबडी, हर एक गांव का बंदा, हर एक जगह का बंदा। आई ऑल्सो वॉन्ट टू ज्वाइन द आम आदमी पार्टी। ओह माशाल्लाह, यू आर वेलकम सर, यू आर वेलकम इन द आम आदमी पार्टी। But at this time, people in our area are facing many problems. Yes, नहीं कहा गया। सुशील भाई, आप मुझे बताओ, 2014 में जब इलेक्शन हुआ, क्या उस टाइम के एमएलए, क्या सुनील शर्मा ने नहीं बोला कि 3-3 रोड दिए जाएंगे, कि तुम्हें 3-3 रोड, क्या तुम्हें इतने रोड दिए जाएंगे कि तुम थक जाओगे? बताओ मुझे इस कमेंट का आंसर, बताओ मुझे, क्या नहीं बोला गया? और जब एमएलए बना उसके बाद कोई रोड है नहीं, और रोड है भी अगर थोड़ा सा, वो जो रास्ते बीच रास्ते तक बनाया है, उसमें पिछले दिनों एक्सीडेंट भी हुआ, और एक्सीडेंट में उस अजय का डेथ भी हो गया। वहां रोड अगर ठीक होता तो ठीक होता। कोई नॉर्मल सा रोड बनाया है, थोड़ा सा रोड बनाया है, वो भी मैंने सुना है जंगलात काटने के लिए रोड बनाया है। आप मुझे बताओ ना, क्या ये वादे नहीं किए गए? और द गवर्नमेंट ऑफिस इन द डिस्क्रिमिनेशन हैरासमेंट, आई ऑल्सो वांट टू ज्वाइन द आम आदमी पार्टी। फ्रॉम एजुकेशन टू हॉस्पिटल टू वाटर, ये हर जगह है, चनाब वैली की हर जगह प्रॉब्लम है, ये सिर्फ कंतवाड़ा में नहीं है। दिस इज द प्रॉब्लम विच इज फेसिंग बाई एवरीबडी एंड एवरीवेयर। एंड मैं जहां जहां जाता हूँ, एवरीवेयर आई सी दी प्रॉब्लम्स। मैं जानता हूँ एवरीबडी इज फेसिंग द सेम प्रॉब्लम्स। ऐसा कुछ नहीं है कि दी ओनली कंतवाड़ा इज फेसिंग द प्रॉब्लम्स। दाउ some people, the BJP MLA from Kishtwar, she said that they are the राष्ट्रवादीज, बट वेयर इज द राष्ट्रवाद? अगर राष्ट्रवादी हैं तो आप दे दीजिए ना रोड उनको, आप वहां पे एरोप्लेन सर्विस लगा दीजिए, आप बना दीजिए वहां पे टूरिस्ट हब बना दीजिए। इतने अच्छे अच्छे एरियाज हैं, ऊपर मरगी है, मरगी टॉप है कंतोड़ा के ऊपर, अच्छे अच्छे एरियाज हैं कंतोड़ा के ऊपर, बना दीजिए ना टूरिज्म स्पॉट। और कितनी बार आप कंतोड़ा गई इलेक्शन का वोट लेने के लिए? बस तब इनको याद पड़ता है कि कंतोड़ा कोई जगह है। नॉट ओनली कंतोड़ा, एवरीवेयर जहां से वोट लेते हैं, क्यों नहीं इनको याद रहता है? इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट रिग्रेट दैट देयर इज नो हायर सेकेंडरी स्कूल इन कंतवाड़ा इवन 2026। यस, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 का स्कीम है, अभी तक रोड क्यों नहीं है कंतवाड़ा के लोगों को? अगर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना खुद कहता है जहां जहां 250 घर है वहां वहां रोड होना चाहिए, तो क्यों नहीं है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? 2014 से मोदी गवर्नमेंट चल रहा है, 2014 से अभी 12 साल हो गए सरकार को, 12 साल के बाद भी आज भी रोड नहीं है। व्हाट्स द रीजन? और 2000 में वाजपेयी गवर्नमेंट थी, भाजपा के लोग थे जिन्होंने इस स्कीम को लाया था, और आज भी इतने सालों के बाद, 26 साल के बाद, और मोदी जब से सेंटर में राष्ट्रवादी हैं, तो मोदी क्यों नहीं उनको रोड दे रहा है?
क्यों नहीं वहां कोतवाड़ा में रोड है? यू आर वेरी नाइस ब्रो, आई एम ऑलवेज योर पॉलिटिकल जस्टिस, आई एम ऑलवेज योर पॉलिटिकल जस्टिस आप। सो सुशील भाई, अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट अबाउट द राष्ट्रवादी एंड नॉन राष्ट्रवादी, इट इज अबाउट कि आपको कितना कंसर्न है उन लोगों को लेके, कितना आप उन लोगों के लेके आप सच्चे हैं, सच्चाई है आपके दिल में। आपने बस बता दिया रोड देंगे, उसके बाद कौन सा रोड दिया आपने? 3 रोड छोड़ो, एक रोड दे दो। गाजी मुश्ताक पानी इंशाल्लाह जल्दी आएंगे, बड़वा रोड खुलने ही वाला है, उसके बाद हम आएंगे। अभी बेसिकली कुछ अर्जेंट काम पड़ा है, कहीं जाना पड़ेगा, इसलिए मैं आपसे इजाजत मांगता हूँ। आपसे फिर जुड़ेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी, तब तक के लिए सलाम।